जय हिंद। आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, साइंस क्वेश्चंस के यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे करेंगे वैसा क्वेश्चंस को जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बिना समय को गए हुए। क्वेश्चन ये कहता है कि जो घड़ी में भरी हुई जो चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपको उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और एच पर भी निर्भर करता है। ये चीज़ आपको याद रखना। उसी तरह से अगर बांध में जो मतलब पानी रुका हुआ रहता है तो वह कौन सा ऊर्जा उसमें भी रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा ही रहता है। और स्थितिज ऊर्जा याद रखना होगा ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है कि ऊर्जा यह बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसीलिए अगर आपको छोटा सा अगर ईटा कोई जमीन पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में है विराम अवस्था में, यानी उसमें अभी कम ऊर्जा है। और इसी को और उधर ऊंचाई पर ले जाएंगे और ऊपर से गिराएंगे तो किसी व्यक्ति को सिर वगैरह फोड़ सकता है। तो इसीलिए उसमें ऊर्जा क्या हो गया कि अब बढ़ गया, यानी कि उसमें और ऊर्जा आ गया। तो इसे याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है, जबकि घटने के साथ क्या होता है कि घटता है। और ये स्मॉल जी क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से गुरुत्वीय ऊर्जा ये स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ एक गतिज ऊर्जा भी होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से उसको योगफल को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तब पूछेगा ऑप्शन में कि यांत्रिक ऊर्जा किसके मतलब योगफल के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मतलब यह बराबर होती है। गतिज ऊर्जा में यहाँ देखिएगा कि वेग का स्क्वायर हो जाता है, यानी किसी वस्तु का वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, जबकि उसके वेग को आधी करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो 1/4 हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा दोनों जगह से। अब बात करते हैं यहाँ पे मतलब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करता है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये गुरुत्वीय त्वरण याद रखना है एक तरह का कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। यह चीज़ याद रखना होगा कि सदिश राशि है और किसी भी स्थान पर क्या होता है कि ये गुरुत्वीय त्वरण बदलते रहता है। लेकिन याद रखना होगा कि यह गुरुत्वीय त्वरण बदलते रहता है और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक भार होता है कि mg होता है, मतलब यह भार मतलब ऐसी mg होता है। तो यह चीज़ मतलब और वहाँ पे आपको ये चलिए इससे पीछे आगे की तरफ में हम आपको समझाते हैं। जैसे ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मतलब वैल्यू हमने आपको बताया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लगभग यह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर रहता है। अगर कहीं पे आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं दिया हो 9.8 तो आप वहाँ पे 10 मान करके भी सोल्यूशन कर सकेगा, तो न्यूमेरिकल में आपका सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से त्वरण कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसका बीमा की अगर बात करेंगे तो LT-2 होता है। इसका बीमा कितना होता है त्वरण का, तो LT-2 होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ देर के लिए कि यहाँ पे जो त्वरण जो होता है तो एक वह होता है, मतलब वह त्वरण होता है एक ए वाला को, एक ये वाला त्वरण होता है, यानी कि ए बराबर होता है v-u/, मतलब ये होता है t। तो यहाँ पे भी वेग में परिवर्तन के दौरान को त्वरण कहते हैं। तो इसका त्वरण का ही आपको हमने बताया आपको बीमा की LT-2 होता है। और इसका भी ऐसा ही मात्रक है, दोनों के ऐसा ही मात्रक वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। तो ये चीज़ आखिर। और स्मॉल जी क्या होता है कि कहीं भी स्थान पर यह बदलते ही रहता है, जबकि कैपिटल जी का मान क्या होता है कि कांस्टेंट रहता है, जिसके गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। जबकि इसको क्या कहता है, स्मॉल जी वाला को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो इसका जबकि वैल्यू आपने देखा कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना होगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि ये कैपिटल जी से क्या होता है कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कहीं भी यह स्थिर रहता है, यानी कि यह नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है कैपिटल जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय नियतांक होता है। जबकि स्मॉल जी क्या होता है कि हर जगह अलग अलग जगह पर क्या होता है कि यह बदलते रहता है। इसीलिए यह बदलने से क्या होता है कि वस्तु का क्या होता है कि उसका मतलब भार अलग अलग जगह पर बदलते ही रहता है। जबकि यहाँ पे हमने एक बोला कि आपको भार, तो उसके भार से याद रखेगा ये हो गया एक तरह का भार और एक होता है द्रव्यमान। तो याद रखना होगा कि इसमें से दोनों में अंतर यही रखना है कि भार हर जगह पर क्या होता है बदलते रहता है, यानी कि अनेक स्थानों पर बदलते रहता है। मतलब आप दिल्ली में कुछ और रहेगा, कोलकाता में कुछ और रहेगा, इस तरह से नापिएगा। था लेकिन द्रव्यमान क्या है कि आपको यह कहीं पृथ्वी पर कहीं भी स्थान पे आपको द्रव्यमान फिक्स ही रहता है, पृथ्वी के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए तो द्रव्यमान आपको फिक्स मिलेगा। तो याद रखना द्रव्यमान में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार में क्या हो कि आपका परिवर्तन होता है। भार में इसलिए परिवर्तन होता है क्योंकि स्मॉल जी का मतलब क्या होता है कि स्मॉल जी में क्या हो जाता है कि परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण यह आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जबकि भार क्या है एक तरह की याद रखना होगा कि यह सदिश राशि, जबकि द्रव्यमान क्या है कि अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान मतलब पृथ्वी का मतलब त्वरण का मान का कितना भाग होता है, तो 1/6 भाग होता है। तो ये चीज़ याद रखना। इसीलिए यहाँ पे स्मॉल जी क्या होता है चंद्रमा पर कम होता है। तो इसीलिए अगर पृथ्वी पर हम कितना मतलब फीट अगर कूद पाते हैं, अगर आप 3 फीट हाई जंप पृथ्वी पर लगाते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा पे अगर जाइएगा तो इसका 6 गुना हो जाता है, यानी कि क्षेत्रीय 18 फीट का वहाँ पे आप क्या सकते हैं कि हाई जंप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो मतलब चंद्रमा
जो गुरुत्वीय त्वरण होता है चंद्रमा से 1/6 भाग होता है, यानी कि बहुत कम होता है। यानी कि पृथ्वी का जो होता है गुरुत्वीय त्वरण वो चंद्रमा से लगभग 6 गुना होता है। तो ये चीज़ यहाँ से उसी तरह से अगर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण ना पूछ के आपके पूछ देता आपको कि चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी का त्रिज्या का कितना भाग है, तो याद रखना होगा कि 1/4 भाग पड़ता है। यानी कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या का कितना गुना है, तो 4 गुना आपको मतलब यह स्थित है। इस तरह से जबकि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा पर सी और ट्रैंक्विलिटी एक पर्वत से स्थित है, ये चीज़ याद रखना। और जबकि हम लोग चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं, तो हम लोग 57% ही उजला भाग उसके देख पाते हैं, उसके पीछे वाला भाग को हम लोग नहीं देख पाते हैं। जबकि अभी आपने देखा कि चंद्रयान 3 जो गया होता है वो चंद्रमा के ही दक्षिणी वाला ध्रुव पर, मतलब ये चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव जिधर के यानी कि ब्लैक रहता है उधर के तरफ प्रकाश नहीं जाता है, उधर के तरफ में उतरने वाला मतलब यह भारत पहला देश बन गया और विश्व चंद्रमा पर कदम रखने वाला चौथा स्थान मतलब इसने मतलब बन गया है भारत उसी। और जबकि ये मतलब जो चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, याद रखना होगा कि LVM 3 M4 के द्वारा इसको छोड़ा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। हालांकि चंद्रमा याद रखना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसी तरह से मतलब अगर बात करेंगे बुध का तो बुध के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई नहीं है, उसके वाला आप पृथ्वी के पास में तो आप जाने पृथ्वी के पास एक हो गया, उसके बाद चंद्रमा हो गया, उसके बाद मंगल पर आपका डिमोस और फोबोस, मंगल पर 2 है, एक डिमोस और फोबोस है। डिमोस ब्रह्मांड में सबसे छोटा मतलब सौर मंडल में सबसे छोटा डिमोस को ही माना जाता है। उसके तरफ मंगल हो गया, उसके अलावा बृहस्पति में बहुत सारे उपग्रह है, हालांकि इसका दूसरा नंबर पे स्थान आता है, 1 नंबर पे शनि आता है। तो याद रखना है कि जो मतलब आपका अथी है मंगल के बाद ये बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा मतलब कौन सा है, तो गनीमेड जो कि उपग्रह सबसे फेमस है। उसके अलावा आपको शनि आता है, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होगा, अभी वर्तमान खोज के अनुसार 145 हो गया। वैसे भी मान्यता प्राप्त भी इसके पास में बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना होगा कि शनि के पास शनि का एक टाइटन जो कि उपग्रह है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसी तरह से आपका अरुण ग्रह के पास में टोटल कितने हैं, तो 27 उपग्रह है, जिसमें से टाइटेनियम मुख्य रूप से है। और वरुण ग्रह के पास में मतलब यानी कि नेपच्यून, इसके पास में टोटल कितने हैं, 14 उपग्रह है, जो कि इसको ट्रिटन। तो याद रखें टाइटेनिया शनि का है, टाइटेनिया शनि का हो गया, और टाइटन जो हो गया शनि का हो गया, जबकि टाइटेनिया आपका अरुण ग्रह का होगा, ट्रिटोन जो है वो आपको वरुण ग्रह का यानी कि नेपच्यून का मतलब है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। जबकि आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मतलब जल के उपस्थिति के कारण। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। उसी तरह से अगर आप बात करें बृहस्पति को, तो पीला ग्रह कहा जाता है, पीला ग्रह मतलब SO2 के उपस्थिति के कारण कहा जाता है। शनि को काला ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह कहा जाता है। अरुण को उसको हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ उपग्रह का उपनाम है, हमने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है हम लोग का कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, मतलब मान कम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे होता है स्मॉल जी का मान। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का क्या हो गया कि ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का यहाँ विषुवतीय रेखा यानी कि इसको कहा जाता है, इसको विषुवतीय रेखा कहा जाता है या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और ये वाला आप क्या कौन सा हो गया, तो ध्रुव हो गया। तो ये जो स्मॉल जी हमारा जो मान है यहाँ पे विषुवतीय रेखा पे मतलब कम होता है, लेकिन और महत्तम कहाँ पे होता है, तो ध्रुव पे होता है। यानी कि ये उत्तरी ध्रुव पे हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव पे महत्तम यानी अधिकतम देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही कह देगा पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी का मतलब मतलब जो केंद्र बिंदु यानी कि कोर में क्या होता है, इसका भार मतलब कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो स्मॉल जी का मान अगर पृथ्वी के केंद्र में पूछ देगा, तो केंद्र में यानी कि कोर पर कितना होता है, 0 हो जाता है। जबकि ध्रुव पे अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है आपका विषुवत रेखा पर। कहता है कि स्मॉल जी का मान क्या होगा कि बढ़ते जाएगा, मतलब यानी कि ध्रुव से जब हम मतलब अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा कि स्मॉल जी का मान घटते ही जाता है। और फिर यही अगर विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि स्मॉल जी का मान बढ़ते जाता है। तो इसीलिए बढ़ते बढ़ते ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे महत्तम हो गया। और उसी तरह से अगर फिर हम लोग ध्रुव से वापस विषुवतीय रेखा के तरफ में आएंगे यानी भूमध्य रेखा के पास में आएंगे, तो यह घटते घटते यहाँ पे न्यूनतम हो जाता है। और जबकि अगर केंद्र पर बात करेगा तो केंद्र पर 0 होता है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना होगा। जबकि हमने आपको बताया कि स्मॉल जी के आगे एक तरह का सदिश राशि है, स्मॉल जी हर जगह क्या होता है कि बदलते रहता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बार बार यह देखने को मिलता होगा, उसमें आपको बता देते हैं कि अगर यह पृथ्वी हमारा है कि ये मतलब ये हमारा सूर्य, ये हो गया आपका सूर्य हो गया कुछ, तो पहले यहाँ बना देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका सूर्य है और ये क्या सा आपका सूर्य है, और ये यहाँ से हम लोग का चक्कर लगाते रहता है, यह पृथ्वी हो गया। तो ये हम लोग को बना देते हैं, ये हो गया हम लोग का। मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पर गोल गोल घूर्णन यानी कि लट्टू की तरह गोल गोल घूर्णन करता है, तो जिसके कारण दिन और रात होता है। तो दिन रात अभी कितना घंटा का होता है, तो 24 घंटा का होता है। तो अगर पृथ्वी को मतलब क्या किया जाए कि गति को बढ़ा दिया जाए, अब क्या किया जाए कि पृथ्वी को गति को बढ़ा दिया जाए, यानी कि वो अपना अक्ष पे ही गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। और उसको कितना गुना बढ़ा दिया जाए, तो 17 गुना बढ़ा दिया जाए, वैसे 17 गुना स्पीड कर दिया जाए। तो 17 मतलब गुना अगर स्पीड कर देंगे तो पृथ्वी पर क्या होगा कि दिन की अवधि घट जाएगी, दिन
की अवधि यह चीज़ याद कर रखना होगा कि आपको दिन की अवधि घट जाएगी। और अभी जो 24 घंटा का न होने के बजाय आपका कितना घंटा का मतलब मिनट का हो जाएगा, तो 84 मिनट का हो जाएगा। और घंटा की बात करेंगे तो 1.4 घंटा का समय हो जाएगा, यानी कि इतना छोटा सा अब दिन भी हो जाएगा, मतलब यह 84 मिनट में ही आपका जोड़ लीजिए तो 42 मिनट का आपका दिन हो जाएगा। अब 82 मिनट मतलब 42 मिनट का ही आपका रात हो जाएगा, यानी कि यह 17 गुना बढ़ा देते हैं। तो चाल याद रखना होगा ये चीज़ का। जबकि यह चीज़ और वैसे स्थिति में क्या होगा कि देखिए अब स्मॉल जी पर क्या मान पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो हम लोग का अगर स्मॉल जी का इस पर क्या होगा, तो विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा। वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर भारहीनता की उपस्थिति हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना होगा कि 17 गुना यानी कि हम बढ़ाएंगे अपने एक अक्ष पर उसको घूर्णन की गति, तो विषुवतीय रेखा पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ऐसे भारहीनता की स्थिति हो जाएगा। और यहाँ के आसपास के सभी वस्तुओं क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में मतलब ऊपर की तरफ वायुमंडल में उड़ने लगे, यानी कि अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना होगा। लेकिन एक चीज़ भी आई है, यहाँ पर विषुवतीय रेखा के आसपास में क्या होगा कि शून्य हो जाएगा आसपास से, लेकिन यहाँ पर जो ध्रुव पे है कोई तरह की यहाँ पर चेंजिंग नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यानी कि पृथ्वी को अगर मतलब इसके घूर्णन की गति को बढ़ाते हैं, यानी कि कोणीय चाल को हम लोग बढ़ाते हैं, वैसी स्थिति में भारहीनता आ जाती है। 17 गुना अगर कर देंगे तब भारहीनता की स्थिति आ जाएगा और विषुवतीय रेखा पे शून्य हो जाएगा, जबकि ध्रुव पर कोई तरह का चेंजिंग नहीं मिलता है, जस के तस रहता है। और अगर मान लीजिए तो वैसी स्थिति में बढ़ाते हैं तो दिन की अवधि क्या होता है कि घट जाती है। और हमने आपको बताया कि 84 मिनट हो जाता है, यानी कि 1.4 घंटा का समय हो जाता है। अगर पृथ्वी के जो घूर्णन का चाल है उसको क्या किया जाए कि उसको स्लो कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में स्लो कर दिया जाए। अब यह 24 घंटा में न घूमने के बजाय अब ये मान लीजिए 48 घंटा या 72 घंटा में यह घूमता है, तो वैसी स्थिति में अगर इसको गति को घूर्णन गति को यानी कि कोणीय चाल को धीमा कर देंगे, तो धीमा करने के साथ क्या होगा कि स्मॉल जी पर इफेक्ट अब क्या होगा, ये विषुवतीय रेखा पर क्या होगा कि अब स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे महत्तम देखने को मिलेगा, जबकि ध्रुव पर कोई तरह के यहाँ पे चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और उसके बाद दिन की अवधि क्या हो जाएगा कि आपका बढ़ जाएगा। जबकि हमने चाल बढ़ा रहा था तो क्या हो रहा था कि दिन की अवधि घट जा रहा था, और जबकि हमने चाल घटा दिया तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ अब उसको 24 घंटा न लगने के बजाय कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा, 48-72 घंटा जो भी होगा उसमें लगेगा। तो ये चीज़ आपको इससे जुड़ा हुआ ये आपको जरूर याद रखना होगा। VBA अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको स्मॉल जी वाला पर मतलब अगर पृथ्वी का घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। तो हमने इसको आपको क्लियर करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यही कहता है कि स्मॉल जी का मान क्या होता है, कि अधिकतम कहाँ होता है। तो ध्रुव पे हमने बता दिया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास होता है, और जबकि केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। हमने आपको ये भी चीज़ बता दिया कि शून्य हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ में है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग का जो शुष्क सेल का जो होता है एनोड होता है, एनोड याद रखिएगा, प्लस को यानी कि धनात्मक आवेश वाला को उसको एनोड कहा जाता है, धनात्मक वाले को। तो यह एनोड होता है, तो ऐसे एनोड या फिर ऐसे एडिशन भी याद रख सकते हैं। तो एनोड जो बना होता है वह किसका बना होता है, तो आपको कार्बन का बना हुआ होता है। जबकि कैथोड किसका बना होता है, कैथोड यानी कि वो माइनस वाला को कहा जाता है। तो याद रखना माइनस वाला को कैथोड, यानी यह किसका बना होता है, तो जस्ता का बना हुआ होता है। तो ये किस में रहता है, तो शुष्क सेल में रहता है। जबकि उसमें अमोनियम सल्फेट का प्रयोग उसमें एथी के मतलब व्यंजक उसके चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जबकि हमने आपको बताया कि कार्बन क्या है कि धातु और अधातु दोनों तरह व्यवहार करता है, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करने वाला में कार्बनिक यौगिक ही है जो कि सबसे ज़्यादा निर्माण करता है। और याद रखने कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो या किसी को दे भी सकता है या किसी से ले सकता है। तो जब देता है तो धातु की तरफ व्यवहार करता है, जब किसी से लेता है तो अधातु की तरह यह व्यवहार करता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा कार्बन के बारे में। और कार्बन ही है कि मतलब उपस्थिति कारण कोई भी वस्तु वगैरह जलता है। अगर कार्बन नहीं रहेगा तो वह वस्तु क्या होगा कि जलेगा नहीं। जबकि सहायता करने में इसको क्या करता है, जलाने में कौन सहायता करता है, तो ऑक्सीजन सहायता करता है। जबकि कार्बन के हम आपको बता देते हैं कि अपरूप आपको दो मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। एक आपको क्या होगा कि आपको हीरा देखने को मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, आपको ग्रेफाइट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। तो ये होगा ग्रेफाइट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग का हीरा में। तो हीरा में याद रखेगा कि sp3 पर संकरण पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में sp2 पर संकरण देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका हीरा की अगर बात करेंगे, क्रांति अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का याद रखेगा अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। जबकि क्रांति कोण कितना होता है, तो 24 डिग्री 4 मिनट का इसका हीरा का क्रांति कोण होता है। जबकि इसका आकृति कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फलकीय बनाता है हीरा की आकृति। जबकि ग्रेफाइट षष्ठकोणीय बनाता है, यानी कि षष्ठकोणीय यानी कि हेक्सागोनल की आकृति बनाता है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है कि ऊष्मा का कुचालक होता है, और
विद्युत का भी कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, अपवाद होते हैं, यानी कि अधातु होते हुए भी यह सुचालक होता है, इसीलिए इसके बैटरी वगैरह में इसका प्रयोग शुष्क सेल में किया जाता है एनोड के रूप में। तो आपने देखा उस तरह से ग्रेफाइट का यह षष्ठकोणीय होता है ये चीज। उसी तरह से हीरा आपको ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यह कठोर होता है, उसी तरह से पदार्थों में सबसे कठोर आपको हीरा हो गया, और जबकि ग्रेफाइट का हो जाता है आपका मुलायम होता है, इसका मुलायम होता है, और इससे और यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक हमने आपको बता दिया। तो यहाँ से हमने जो कार्बन से रिलेटेड था हमने आपको यहाँ क्वेश्चन पे रिकॉल कराया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो आपको सीसा संचायक बैटरियों में सीसा का प्रयोग किया जाता है। और अम्ल में अगर पूछेगा तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको अम्लों का राजा कहते हैं, यानी कि H2SO4 कहा जाता है इसको। और अगर H2SO4 का अगर बात करेंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन यही कहता है हम लोग का मिल जाएगा कि जो सीसा है, तो सीसा गैलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क। आप सीसा का संकेत Pb होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा, और इसमें से S जोड़ दीजिए, तो यही होता है कि PbS, जिसे गैलेना कहते हैं। तो गैलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क है। और सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 82 होता है। और जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जो अल्फा और बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो अंतिम रूप से सीसा में ही परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 82 में आके रुक जाते हैं। उसके बाद में इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें नहीं उत्सर्जित होती है, ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए जबकि शीशा अगर मतलब यथी के अधिकता से शरीर में क्या मतलब वायुमंडल में है शीशा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका उदर प्रभावित हो जाता है, उदर आपको प्रभावित करता है। जबकि पारा पीने से आपका मीना माता रोग हो जाता है। उसी तरह से अगर आप एल्कोहल के पीने से सिरोसिस हो जाता है, और लोहा की कमी से एनीमिया हो जाता है, अधिकता से सिडोरोसिस हो जाता है, और सिडोरोसिस हो जाता है। और इसके अलावा कॉपर की अधिकता से बिल्सन रोग हो जाता है, और नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और फ्लोरीन के वैसी अधिकता के कारण क्या हो जाता है कि दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी कि दांत वगैरह मतलब वह टूटने लगते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। तो कार के बैटरियों में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने आपको बताया कि फलों का राजा, और फार्मूला हमने आपको बता ही दिया कि H2SO4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि विद्युत अपघट्य में क्या होता है कि अवकरण कहाँ पे होता है, तो कैथोड वाला पे होता है, यानी कि जो माइनस वाला जो क्षर होता है उस पर क्या हो जाता है कि हम लोग का अवकरण होता है। उसी तरह से ऐसी एनोड वाला पे जो होता है धनात्मक वाला पे, इस पे क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण को दोनों को संयुक्त रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा। वैसे ऑक्सीकरण अवकरण का भी परिभाषा है। जैसे ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे जो इस तत्व का जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसे उसमें तो त्याग करने की घटना को उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं उसमें। और उसके अलावा अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, इसके अलावा ऑक्सीजन का उसमें संयोग करके थी करना, वो भी ऑक्सीकरण है। विद्युत अनुपात का बढ़ना वो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ये चीज आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण और अवकरण जो होती है ये दोनों साथ साथ अगर चलती है तो उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा इंगित करता है किधर की ओर, तो उत्तर और दक्षिण को यह हमेशा अलग करता है, इंगित करता है। अब यहाँ से आपको बता देते हैं कि ये वाला नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और लगभग यह जो अपने अक्ष तल के साथ में लटकता है, मतलब चुंबक तो कितना डिग्री का कोण बनाता है याद रखना है। कक्षा तल के साथ कितना डिग्री का, 18 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण को इंगित करती है, यानी कि यह उत्तर है। दो जबकि समान ध्रुव के बीच में, समान मतलब यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, या फिर मतलब ऐसी समान यानी कि साउथ साउथ वाला आपस में क्या करती है, एक दूसरे को विकर्षित करती है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा उसे विकर्षित करती है, यानी कि विकर्षण होता है, एक दूसरे से काफी दूर जाती है। उसी तरह से अगर असमान ध्रुव के बीच, असमान कहने का मतलब है नॉर्थ और साउथ, या फिर साउथ या नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करती है कि आकर्षित करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और एक चुंबक मतलब इस तरह का कार्य करता है, इसको मतलब उसका जो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना होगा कि उसके ध्रुव के मतलब पास में अधिकतम क्षेत्र होता है। और उसके बाद में और न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो याद रखना होगा कि उसके मध्य वाला क्षेत्र में न्यूनतम होता है। ध्रुव पर ये वाला नॉर्थ हो गया, ये साउथ, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर बात यहाँ पे ये है कि मतलब जो नॉर्थ वाला है जो हमारा उत्तर दिशा की ओर दिखाते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह उत्तरी ध्रुव है, लेकिन यह वास्तविक रूप से क्या है, पृथ्वी का वह दक्षिणी ध्रुव ही है, इसीलिए वह दक्षिणी है, तभी वह नॉर्थ को अपने तरफ आकर्षित कर पाती है। लेकिन यह हमारा चूंकि चुंबक उत्तर की तरफ जाकर रुक गया, तो इसलिए भौगोलिक हम लोग भूगोल की दृष्टि से उसको हम मान लेते हैं चलो वही हमारा उत्तर दिशा की ओर है। जबकि दक्षिणी जो ध्रुव है पृथ्वी का, वह वास्तविक रूप से अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से, तो वह क्या है कि आपका उत्तरी ध्रुव है, तभी तो वह साउथ की तरफ में हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो उत्तरी ध्रुव वास्तव में वह उत्तरी नहीं है, मतलब हिसाब से अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन भूगोल के दृष्टि से उसको चुंबक एक ऐसा सहारा मिला हमको, जो कि दिशा को हम लोग देख के अंदाज लगाने लगे, तो वह हमेशा इसको मतलब घुमा के छोड़ा गया, तो वह ऊपर नीचे की तरफ में खड़ा हो गया, जिसके कारण आदमी अनुमान लगा ले कि चलिए ऊपर की तरफ में संकेत है उत्तरी ध्रुव
हुआ जिसको हम लोग नॉर्थ मान लिए, और दक्षिण ध्रुव वाला को क्या किया हम लोग साउथ मान लिए। तो ये चीज़ याद रखना होगा। जबकि चुंबक की अगर बात करेगा तो चुंबक किसके लोहा का बना होता है, तो याद रखना होगा मैग्नेटाइट का, क्योंकि इसका अंग्रेजी क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो इस तरह से मैग्नेट होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि मैग्नेटाइट होता है, यानी कि एक लोहा का ही अयस्क होता है Fe3O4। तो इस तरह से कहीं पे आपको मिल जाएगा चुंबक का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, यानी कि मैग्नेटाइट का ही से मिलकर बना हुआ है मैग्नेट, यही चीज़ होता है। उसी तरह से अगर चुंबक में बात करेंगे तो याद रखेंगे अस्थायी चुंबक। अगला क्वेश्चन हम लोग का यही है कि अस्थायी चुंबक किसका बना हुआ होता है, तो नर्म लोहा का बना होता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टील का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस्पात का प्रयोग करते हैं। और इस्पात जो होता है यानी कि 99% इसमें लोहा होता है और 1% क्या होता है कि कार्बन होता है। तो इसको ही कहा जाता है इस्पात कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्टील कहते हैं। और स्टील उत्पादन में चाइना अभी 1 नंबर पे है और भारत इसका दूसरा नंबर पे स्थान मतलब इसका स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे मतलब चुंबक के बारे में आ गया। याद रखना कि ऐसी चुंबकीय चुंबक में 3 तरह का चुंबक होता है, एक प्रति चुंबकीय होता है और एक अनुचुंबकीय होता है और एक क्या होता है आपको कि एक लौह चुंबकीय होता है। तो याद रखना होगा कि लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय में लोहा कोबाल्ट निकेल आते हैं। अनुचुंबकीय वाला में देखिए याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन एल्युमिनियम, ये आपका अनुचुंबकीय में आ जाते हैं। उसके अलावा जो प्रति चुंबकीय में आता है सोना चांदी तांबा जास्ता बिस्मत और जल और हीरा, ये सब प्रति चुंबकीय में आता है, यानी कि और प्रति चुंबकीय का मान 1 से कम होता है, जबकि अनुचुंबकीय का मान 1 के बराबर होता है। लौह चुंबकीय के मान 1 से अधिक होता है, ये चीज़ याद रखना होगा। उसी तरह से प्रति चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, इसीलिए इसमें चुंबक का गुण नहीं रहता है। जबकि अनुचुंबकीय में याद रखेगा इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह इसमें थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है उसी दिशा में जिस तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मैग्नेट का गुण आ जाता है, यानी चुंबक का, यानी और जबकि लौह चुंबकीय को रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण इसमें चुंबक का ज़्यादा गुण देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि प्रति चुंबकीय का मान 1 से कम, अनुचुंबकीय 1 के बराबर, लौह चुंबकीय 1 से अधिक होता है इसका मान का। जबकि एक होता है आपने क्यूरी तापमान होता है, एक ऐसा तापमान, तो याद रखिएगा इसका चुंबकत्व तो हम लोग 2 तरीका से खत्म कर सकते हैं, 2 तरह से खत्म कर सकते हैं। या तो उसको हथौड़ा से पीट देंगे तो चुंबकत्व का उसका गुण खत्म हो जाएगा, या तो उसको गर्म करके क्यूरी तापमान पे ला देंगे। अब क्यूरी तापमान हर धातु के लिए अलग अलग होता है। अब बता देते हैं आपको कि क्यूरी तापमान मतलब होता क्या है कि अगर क्यूरी तापमान पे गर्म करते जाएंगे, जैसे जैसे गर्म करेंगे उसमें क्या चुंबक का गुण खत्म होते जाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा तापमान जिस मतलब उसका क्या चुंबकीय गुण शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा तो उसी तापमान को उसको कहते हैं क्यूरी तापमान कहते हैं। तो हर धातु के लिए अलग अलग होता है, तो ये चीज़ याद रखना होगा। अगर उसको जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं तो मतलब क्यूरी तापमान से अगर कम तापमान रहा तो वह कौन सा अति में बदल जाता है, तो अनुचुंबकीय में बदल जाता है। और अगर क्यूरी तापमान से थोड़ा सा अधिक तापमान हो गया तो वह किस में, तो याद रखना होगा कि प्रतिचुंबकीय में बदल जाती है, यानी कि अब उसमें चुंबक का गुण रहा ही नहीं, तो वह क्या हो गया आपका प्रतिचुंबकीय हो गया। तो ये चीज़ याद रखना होगा, क्यूरी तापमान से अगर अधिक तापमान हुआ तो वह प्रतिचुंबकीय में बदल जाता है, और क्यूरी तापमान से अगर कम तापमान हुआ तो वह अनुचुंबकीय के रूप में रहता है। और अगर ये रहता है तो ये चीज़ आपको मैग्नेट से हमने आपको रिकॉल कराया। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने बहुत कम समय में 20 से 22 मिनट में हमने आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चन का हमने आपको रिकॉल कराया है। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद।